नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 3 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे टोंगा वोल्केनो के बारे में। इसमें कहा जाता है एक अध्ययन में कि टोंगा ज्वालामुखी के कारण शेष दशक में उसमें असामान्य मौसम हो सकते हैं और उसका प्रमुख कारण जो हो सकता है टोंगा वोल्केनो हो सकता है। तो टोंगा कहाँ पे है? तो ये साउथ पैसिफिक ओशन में है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल के अध्ययन में पाया गया है कि जनवरी 2022 में जब टोंगा ज्वालामुखी के विस्फोट का जो है वैश्विक मौसम पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो आमतौर पे ज्वालामुखी के धुएं में मौजूद जो होता है वो सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह को कुछ समय के लिए ठंडा कर देता है, लेकिन टोंगा का जो ज्वालामुखी है उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे सामान्य धुएं और सल्फर डाइऑक्साइड के बजाय समताप मंडल में जो है वो जलवाष्प के बड़े पैमाने पर निकलने के कारण जो है इस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस आर्टिकल को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है, और टोंगा के सारे लोकेशंस को अच्छे से देख लेंगे। टोंगा वोल्केनो का और कौन कौन से प्रभाव हैं, जैसे ओजोन छिद्र पर प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद दक्षिण एनुलर मोड क्या होता है, सबसे मुख्य बात है दक्षिणी एनुलर मोड वो क्या होता है, उसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद वायुमंडलीय तरंग में परिवर्तन कैसे हो रहा है, हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है शिशु तस्करी के आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों को रोका जाना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि दिल्ली के बहुत से बच्चों को ट्रैफिकिंग करके जो है साउथ के कुछ स्टेट्स में, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में बेचे जा रहे हैं। तो आर्टिकल में राइटर के द्वारा कहा जा रहा है गरीबी, अपर्याप्त धन, रोजगार की कमी, जिसके कारण जो है बहुत से युवा इस तरह के तस्करी में संलिप्त हैं, जिसमें मुख्य स्थान है दिल्ली और पुणे से बच्चों की तस्करी की जाती है और उन्हें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जिन कपल्स के पास बच्चे नहीं है वो बच्चे खरीदने के लिए तत्पर होते हैं। अभी हाल ही में जो है 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो पिछले साल 50 से अधिक शिशुओं की तस्करी किए थे, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हर एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। मेनली शिशुओं को क्यों खरीदा जा रहा है, उसके क्या कारण है और इसके सुधारने के लिए क्या क्या नए नए उपाय सुझाए जा रहे हैं राइटर के द्वारा, हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है परित्यक्त, हाशिए पर और भुला दिया गया। इसमें मुख्यतः जो है मुस्लिम समुदाय की बात की गई है। तो जो अभी 18वां लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है उसमें देखा गया है कि बहुत ही कम मुस्लिम समुदाय जो है उसके उम्मीदवार जो हैं इस चुनाव में शामिल हुए हैं। उसके क्या कारण है? लगातार देखा जा रहा है कि राजनीतिक दल जो है वो मुस्लिम उम्मीदवारों को नामांकित करने में अनिच्छुक दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने भी अपने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या जो 2019 में 34 थी, अभी वर्तमान समय मात्र 19 ही मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए थे कांग्रेस की ओर से। और जहां कुल मुस्लिम समुदाय की बात करें तो 2019 में जो मुस्लिम उम्मीदवार थे वो लगभग 115 मुस्लिम उम्मीदवार थे। वहीं 18वें लोकसभा के चुनाव में मात्र 78 उम्मीदवार जो हैं इस बार चुनाव लड़े हैं। तो उसके प्रमुख कारण क्या क्या है इसको हम लोग विस्तार से इस आर्टिकल में पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि क्या असमानता विकास की ओर ले जाती है। तो यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत से शोध से पता चला है कि अभी वर्तमान समय में भारत में, आधुनिक भारत में असमानता जो है वो औपनिवेशिक काल से भी बहुत ज्यादा है। अगर तुलना किया जा रहा है औपनिवेशिक काल से तो असमानता जो है वर्तमान समय में ज्यादा देखी जा रही है, जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे दो पक्ष दिए गए हैं। कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि असमानता से विकास होगा, कुछ लोग जो है कह रहे हैं असमानता से लोकतंत्र पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग विस्तार से देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हम लोग पहला आर्टिकल पढ़ेंगे टोंगा वोल्केनो के बारे में, ठीक है। तो जर्नल ऑफ क्लाइमेट में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पाया गया है कि जनवरी 2022 में टोंगा ज्वालामुखी के विस्फोट का वैश्विक मौसम पैटर्न पे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। आमतौर पर ज्वालामुखी के धुएं में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी की सतह को कुछ समय के लिए ठंडा कर देता है, लेकिन टोंगा ज्वालामुखी जो है वो इस तरह करने में सफल नहीं हुआ है। तो बहुत से अध्ययन किए हैं, उसके निष्कर्ष को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। असामान्य जलवायु प्रभाव, अभी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा जो है क्लाइमेट चेंज का प्रतिकूल प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। तो टोंगा ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो है वो असामान्य मौसम पैटर्न उत्पन्न हुआ है, जिसमें पिछले वर्ष का असाधारण रूप से ओजोन जो छिद्र है
ओजोन लेयर बहुत तेजी से डिप्लीशन हो रहा है। यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, उसके ऊपर जो है ये एटमॉस्फेयर का लेयर बना हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो ओजोन लेयर बना हुआ है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यहाँ पे रोकने का कार्य करता है। बहुत तेजी से जो है पिछले साल मतलब कि 2023 में जो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ है, और 2024 में जो है ग्रीष्म काल जो होगा वो बहुत ज्यादा आर्द्र होगा, ह्यूमिड होगा। ठीक है, जिससे और ज्यादा समस्या बढ़ी रहेगी गर्मी में। ठीक है, ये प्रभाव जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़े सामान्य धुएं और सल्फर डाइऑक्साइड के बजाय समताप मंडल में जल वाष्प, वाटर वेपर के बड़े पैमाने पर निकलने के कारण हुआ है। ठीक है, ये ज्वालामुखी के कारण तो हुआ ही है, उसके साथ ही जो है समताप मंडल में बहुत बड़ी मात्रा में जो है वाटर वेपर्स जमा हो गए हैं, उसके कारण भी ये प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। उसके कारण ओजोन लेयर का भी डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन छिद्र पर प्रभाव पड़ रहा है। अध्ययन से पता चला है कि अगस्त से सितंबर 2023 तक देखा गया कि बड़ा ओजोन छिद्र कम से कम आंशिक रूप से जो है वो टोंगा विस्फोट से भी प्रभावित है। ठीक है, जो टोंगा में वोल्केनो फटा है उसके कारण भी जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन और तेजी से बढ़ गया है। विस्फोट के दौरान जारी जल वाष्प ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं में योगदान दिया, जिसने अंटार्कटिका पर ओजोन परत को नष्ट कर दिया। इस प्रभाव की भविष्यवाणी जो है वो 2 साल पहले किए गए जलवायु सिमुलेशन द्वारा की गई है। ठीक है, इसमें और ज्यादा देख सकते हैं, जैसे दक्षिणी एनुलर मोड। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं जो आर्कटिक ऑसिलेशन होता है उसको नॉर्दर्न एनुलर मोड कहते हैं, और अंटार्कटिका ऑसिलेशन जो होता है उसी को साउदर्न एनुलर मोड कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ये जान लेते हैं साउदर्न एनुलर मोड मतलब कि अंटार्कटिका ऑसिलेशन के बारे में। तो अंटार्कटिका ऑसिलेशन इज ए सिमिलर पैटर्न कैरेक्टराइज्ड बाय द काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है वेस्टर्ली विंड का, पछुआ पवन का। तो कुछ ये ध्यान रखिएगा कि जैसे अंटार्कटिका ऑसिलेशन को साउदर्न एनुलर मोड कहा जाता है और आर्कटिक ऑसिलेशन को नॉर्दर्न एनुलर मोड कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ओजोन छिद्र की मौजूदगी के कारण जो है 2024 की गर्मी में दक्षिणी एनुलर मोड का सकारात्मक चरण देखने को मिला। इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में बारिश की संभावना बढ़ गई, जो कि अल नीनो घटना पर आधारित उम्मीदों के विपरीत है, मतलब कि ला नीनो आ सकता है फिर से। इस परिणाम की भविष्यवाणी जो है वो जलवायु मॉडल द्वारा पहले ही कर दी गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, जो दक्षिणी एनुलर मोड होता क्या है, इससे ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी, उसके कारण जो है जो अल नीनो का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वायुमंडलीय तरंग परिवर्तन भी होगा। जैसे ये जो टोंगा वोल्केनो का विस्फोट हुआ है उसने वायुमंडलीय तरंगों के यात्रा करने के तरीकों को बदल दिया है, जिससे कि उच्च और निम्न दाब प्रणाली प्रभावित हुई है, जो सीधे मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है। इससे पता चलता है कि विस्फोट के प्रभाव आने वाले वर्षों तक बने रह सकते हैं, जिससे कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम परिवर्तनशीलता प्रभावित हो सकती है। अब देख लेते हैं टोंगा ज्वालामुखी के बारे में। जनवरी 2022 में टोंगा ज्वालामुखी के विस्फोट से महत्वपूर्ण जलवाष्प उत्पन्न हुए, जिसने जलवायु परिवर्तन को प्रभावित किया। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप अगस्त से दिसंबर 2023 तक असाधारण रूप से ओजोन डिप्लीशन देखा गया। उसके बाद वैश्विक औसत तापमान पर भी प्रभाव बहुत कम है, लेकिन जलवाष्प का क्षेत्रीय प्रभाव अस्थायी होगा। पूर्वानुमानों में 2029 तक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के लिए ठंडी और गीली सर्दियां और उत्तरी अमेरिका के लिए गर्म सर्दियां और स्कैंडिनेविया के लिए ठंडी सर्दियां शामिल होगी। ये सारे कारण जो है कहीं ना कहीं टोंगा वोल्केनो के कारण हो रहे हैं। तो इस अध्ययन से जलवायु पैटर्न पर समताप मंडल में महत्वपूर्ण जलवाष्प, ये ध्यान रखिएगा, लगातार हर बार समताप मंडल की बात की जा रही है, समताप मंडल में महत्वपूर्ण जलवाष्प के प्रभाव पर आगे के शोध के लिए रास्ते भी खोल देते हैं। इसी में आगे कहा जाता है, अब टोंगा के बारे में जान लेते हैं कि लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो टोंगा जो है वो ओशनिया के भाग पोलिनेशिया में एक द्वीप देश है, जिसमें लगभग 171 द्वीप है, जिसमें से 45 पर लोग रहते हैं। ठीक है, यह देश जो है वो उत्तर और दक्षिण में लगभग 800 किलोमीटर तक फैला है तथा फिजी, वालिस और फ्यूचुना, समोआ, न्यू कैलेडोनिया, बानुअत, न्यू और केरमाडेक से घिरा हुआ है। टोंगा की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जैसी है। अर्थव्यवस्था जो है वो विदेशों में रहने वाले टोंगा वासियों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले धन पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है वो
हस्तशिल्प और कृषि जैसे लघु उद्योगों पर केंद्रित होती है तथा पर्यटन और संचार जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो टोंगा में सबसे बड़ा जातीय समूह जो है वो टोंगन है, जिसके बाद टोंगन, चीनी, फिजी, यूरोपियन और अन्य प्रशांत द्वीपवासी यहाँ पे रहते हैं। तो कुछ बातें थी टोंगा की। अब लोकेशन देख लेते हैं। ये जो है साउदर्न पैसिफिक में, और ध्यान रखिएगा कि जो टोंगा से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है टोंगा। टोंगा के वेस्ट में है वानुवातु। ठीक है, इसी के वेस्ट में जो है फिजी है। ये कुछ ये ध्यान रखेगा। यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, इसके ईस्टर्न क्षेत्र में जो है कोक आइलैंड। इसके नॉर्थ ईस्ट रीजन में, टोंगा के नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है किरिबाती है। तो कुछ फिगर्स को ध्यान रखेगा। और इसके नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो है मार्शल आइलैंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, सोलोमन आइलैंड है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। टुवालू है। ठीक है, टुवालू और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज में रहा था इस बार। ठीक है, अब इसी समय एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी में आ चुका है कि अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय रहा है। इस छिद्र के बनने का क्या कारण है? जिसमें पहला ऑप्शन है प्रमुख क्षोभ मंडलीय अशांति की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रमुख ध्रुवीय अग्रभाग और समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रवाह। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ध्रुवीय वाताग्र और समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रवाह। उसके बाद ऑप्शन डी है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान में वृद्धि। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, जो प्रमुख ध्रुवीय अग्रभाग और समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रवाह जो है, उसी के प्रमुख कारण जो है अंटार्कटिका के क्षेत्र में जो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन बहुत तेजी से हो रहा है। इसी को कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली जो है जो लगातार शिशुओं की, छोटे बच्चों की तस्करी हो रही है, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है कि दिल्ली और पुणे से जो है बच्चों को तस्करी करके जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ले जाया जा रहा है। तो आपराधिक गतिविधियां ज्यादातर जो है सामाजिक आर्थिक कारकों के संयोजन से प्रेरित होती है। एक तरफ गरीबी, धन की अपर्याप्तता, अधूरी जरूरतें या फिर इच्छाएं जो है इस तरह के गलत कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। तो हाल ही में जो है तेलंगाना पुलिस द्वारा पकड़े गए एक अंतरराज्यीय शिशु तस्करी रैकेट को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। जबकि शिशु तस्करी रैकेट की खबरें समय समय पर सुर्खियों में रहती है। ठीक है, तो एक अंतरराज्यीय गिरोह जो है वो दिल्ली और पुणे से बच्चों की तस्करी करता था और उन्हें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भाभी माता पिता को बेच देता था। तो पिछले साल जो है वो 50 से अधिक शिशुओं की तस्करी के लिए 11 लोगों को गिरफ्तार की गई थी। उसके बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरोह जो है वो दिल्ली में 2 व्यक्तियों और पुणे में 1 व्यक्तियों से शिशुओं को खरीदता था और उन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तस्करी करता था। और इन दक्षिणी राज्यों में जो निसंतान कपल्स हैं, दंपतियां हैं, उसमें सबसे ऊंची बोई लगाने के लिए इन बच्चों पे बोई लगाते थे। ठीक है, और ये बच्चों की कीमत जो है 1.80 लाख से 5.50 लाख तक भी रेट रहता था। ठीक है, और उसमें जो है 50,000 से 1 लाख तक कुछ दलालों को कमीशन भी होता था। ठीक है, जिसमें कुछ महिलाएं भी संलिप्त थी, जिसको गिरफ्तार भी किया गया है। तो इसके प्रमुख कारण क्या है, क्यों शिशुओं को खरीदा या बेचा जा रहा है इतना ज्यादा? तो कई मामलों में जो जैविक माता पिता जो हैं वो गरीब हैं और उन्हें अपने नवजात शिशुओं को मामूली रकम में बेचने के लिए मजबूर करती है। और सरकारी अस्पतालों से नवजात शिशुओं की तस्करी, जहां पर सुरक्षा ढीली होती है, उसी कारण वहां पे बहुत ज्यादा जो है शिशुओं को चुराने का खबर आता है। उसके बाद कानूनी रूप से जो है बहुत ही जटिल प्रक्रिया है बच्चों को गोद लेने का, यह भी एक प्रमुख कारण बना हुआ है। और लंबा समय लगता है कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद लेने में। तो 2 साल से कम के बच्चों को गोद लेने के लिए वर्तमान प्रतीक्षा समय 2 से 4 साल के बीच हो सकता है। जबकि यह लंबी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए रखी गई है कि बच्चे के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति हो। ठीक है, जो गोद लेने के लिए शिशुओं की
अनुपलब्धता से इस मामले को उलझा देती है, जिससे मांग को किसी तरह से आपूर्ति के रास्ते तलाशने का मौका देखता है। इसी कारण जो है इस तरह का तस्करी किया जाता है। ठीक है, बहुत से जो कपल्स हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, वो बच्चों का डिमांड करते हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसके कारण भी तस्करी या ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग। तो इस विशेष स्थिति में गिरोह को पकड़ना सबसे अच्छा अल्पकालिक उपाय हो सकता है, और बच्चे मुक्त बाजार से प्रीमियम पर खरीदे जाने वाले वस्तु नहीं है, और जब आपूर्ति कम हो। ठीक है, इसलिए जो कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि बच्चे जो हैं वो कोई वस्तु नहीं है। तो इसी में आगे का रास्ता में राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ कई काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि ऐसी घटनाएं फिर से न हो, शिशुओं की तस्करी रोक दी जाए। तो प्रभावी गरीबी उन्मूलन योजनाएं प्रदान की जाए, जिससे लोगों के पास रोजगार आए, क्रय क्षमता बढ़े, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। जैविक और दत्तक माता पिता दोनों के लिए जो है दत्तक ग्रहण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करें। दत्तक ग्रहण करने में अनावश्यक नौकरशाही प्रक्रियाओं को हटाना, ठीक है, जो प्रक्रिया जटिल है उसको आसान बनाया जाए, तथा ऐसी साजिशों को शुरू से ही रोकने का प्रयास किया जाए। इस तरह का तस्करी के जो कृत्य हैं उसको शुरुआत में ही रोकने का प्रयास करने के लिए प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित की जाए। ठीक है, तो यह था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें शिशुओं की तस्करी हो रही है खासकर दिल्ली और पुणे से साउथ के स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहता है कोई विशेष धर्म के लोग जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिमों की बात की जा रही है, जिनकी लगातार भागीदारी घटती जा रही है चुनाव में। ठीक है, उसी की बात की जा रही है, जहां 2019 में मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हुए थे चुनाव में 115, वहीं इस बार 2024 के 18वें लोकसभा के चुनाव में मात्र 78 मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं इस चुनाव में भाग लिए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हुए थे 2019 में, वो लगभग 34 थे, जो वर्तमान समय में 2024 में लगभग मात्र 19 मुस्लिम उम्मीदवार ही इस बार चुनाव में खड़ा हुए हैं। तो भारतीय चुनावी राजनीति में मुसलमानों के घटते प्रतिनिधित्व की जांच करता है, जिसमें सत्ता गलियारे में समाज के एक वर्ग के लिए घटती जगह पर प्रकाश डालता है। हाल के चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में काफी कमी आई है। हाल के आम चुनाव में केवल 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 2019 में 115 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। तो राजनीतिक दल मुस्लिम उम्मीदवारों को नामांकित करने में तेजी से अनिच्छुकता अपना दिखा रही है। उदाहरण के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने केवल एक, ठीक है, भाजपा ने केवल एक ही मुस्लिम उम्मीदवार की पेशकश की है, वहीं जबकि कांग्रेस ने अपने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 2019 में 34 से घटाकर मात्र 19 कर दी है। तो संसद में मुसलमानों का कम प्रतिनिधित्व स्पष्ट है कि आगामी 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम मुस्लिम सांसदों की संभावना है। तो ऐतिहासिक रूप से लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम रहा है, और 14% से अधिक आबादी होने के बावजूद मुसलमानों का जो टोटल आबादी है भारत में 14% से भी अधिक है, लेकिन अगर लोकसभा में वहां पे प्रतिनिधित्व देखें तो केवल 6% ही है। ठीक है, तो राजनीति में मुसलमानों का लगातार बहिष्कार और हाशिए पर रखा जाना भारत में समावेशी लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला माना जाता है। इससे सामाजिक विभाजन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो है कहा जाता है कि क्या असमानता जो है भारत में विकास को बढ़ावा देगी, उसी की बात की जा रही है कि क्या असमानता विकास की ओर ले जाती है। तो इसी पे एक रिपोर्ट आया है, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शोधकर्ताओं ने कहा है कि आधुनिक भारत में असमानता जो है वो औपनिवेशिक काल से भी ज्यादा है। तो इसमें बहुत से लोगों का मिश्रित तर्क आया है, कुछ लोग पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, इसके पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अपोज में बात कर रहे हैं। तो कई लोग तर्क देते हैं कि असमानता जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान देती है। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि कुछ असमानता वास्तव में फायदेमंद होती है, क्योंकि यह उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है, जिससे कि दूसरों के लिए रोजगार और कल्याण बढ़ता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि असमानता के हानिकारक आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं। असमानता के एक रूप पर विचार करें कि श्रम के सापेक्ष पूंजी के बीच एकाधिकार शक्ति का संकेंद्रण, जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि असमानता उद्यमियों को प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, और यह उपभोग, कल्याण और आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, असमानता। तो एकाधिकार शक्ति जो है वो अरबपतियों को कीमतें निर्धारित करने की अनुमति देती है, जैसे अभी इंडिया में हो रहा है।
कुछ ही लोगों के पास भारत का मैक्सिमम धन संकेंद्रित है, ठीक है, जिससे कि वो सरकार पे भी कंट्रोल रखते हैं और बहुत से निर्णय जो है वो उनके लाभ के अनुसार होता है, जिससे वास्तविक मजदूरी और क्रय शक्ति कम हो जाते हैं जो लोग हाशिए पे हैं, जो गरीब लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि लालच मुद्रास्फीति की घटना जो है वो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति का कारण बन जाती है। इसी कारण जो है देश में इन्फ्लेशन का कारण बन जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनियां लाभ मार्जिन बढ़ाने के लिए कीमतें बढ़ाती है। तो ये सारे कारण जो है असमानता, तो ये सारे कुछ परिणाम होते हैं असमानता के कारण। तो एकाधिकार जो है वो उपभोग की शक्ति को कम करके इस प्रभाव को कमजोर कर देता है। एकाधिकार के परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम उत्पादन और निवेश होता है, जिससे कल्याण की हानि होती है। निवेश गुणांक प्रभाव के माध्यम से आय बढ़ सकता है, हालांकि एकाधिकार उपभोग शक्ति को कम करके इस प्रभाव को कमजोर कर सकता है। अमीरों द्वारा उपभोग निम्न वर्ग की तुलना में उपभोग की उनकी कम प्रवृत्ति के कारण विकास को पर्याप्त रूप से बढ़ावा नहीं मिलता है, ठीक है, विकास की भी कमी हो जाती है, ठीक है, उत्पादकता कम हो जाता है, निवेश कम होता है, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उच्च संपत्ति कर कुछ निवेश को रोक देती है, लेकिन समग्र रूप से क्रय शक्ति और निवेश को बढ़ाकर विकास को बढ़ाया जा सकता है। जहां मांग मजबूत होगी, मांग मजबूत तभी तो होगी जब क्रय शक्ति होगा, पैसा ही नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे क्या, ठीक है। इसी पे कहा जाता है थॉमस पिकेटी का अरबपतियों की संपत्ति पर कर लगाने और बुनियादी आय प्रदान करने का प्रस्ताव जो है वो नए उद्यमिता को प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि अत्यधिक कराधान अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल सकता है। ज्यादा कठिन टैक्सेशन जो है वो अर्थव्यवस्था को और ज्यादा संकुचित कर सकता है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किए। कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को